Hello, my dear CS executive students. Welcome to my video lecture. This is Professor Praveen Baldua. Now, मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज। और फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर सिर्फ रिवीजन नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही वीडियो में सिंगल चैप्टर को लेकर मैंने आपकी डिमांड्स को, आपकी नीड्स को, ठीक है, नाउ कंसीडर करके बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, सबसे पहला ऑब्वियसली इसमें रिवीजन तो होगा ही। सेकंड, क्या दिसंबर 25 और जून 25 में इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं बहुत ही स्पेसिफिकली, वो अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं। थर्ड, इसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के अटेम्प्ट वाइज वेटेज बताए हैं। इस चैप्टर में क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंसीडर किए हैं। फिफ्थ, लास्ट में मैंने हर अटेम्प्ट का इस चैप्टर से कनेक्टेड, पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड पूरे के पूरे पास्ट एग्जाम पेपर्स को डिस्कस किया है। सिक्स, इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी आपके नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस वीडियो को कंप्लीट करें और न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि टैक्स का एग्जाम वही क्रैक कर पाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, राइटिंग प्रैक्टिस, सॉल्विंग न्यू सम्स। और सेवेंथ, फ्रेंड्स, ये वीडियो किसके लिए है, कौन से स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे उन सारे जेकेएससी एंड ऑल इंडिया सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने दिसंबर 24 की एग्जाम दी बट वो क्लियर नहीं हो पाए। मेहनत बहुत करी बट कोई बात नहीं, नाउ अगली मेहनत डबल पावर से और सक्सेस होंगे। सेकंड, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को भी रिवीजन के लिए यूज करना चाहिए जो स्टूडेंट्स जून 25 एग्जाम लिखने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट with one by one covering all the points. Okay? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, नाउ आज हम इस टॉपिक में कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अ वेरी बेसिक चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। यस, मैं वही नोट्स बता रहा हूं जो हमने अपने जेकेसी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी है और मैंने इसी से पढ़ाया है, ताकि आप लोग का रिवीजन यू हो जाए। और ये नोट्स विथ ऑल द सॉल्यूशंस आपको पूरी की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, सर ये चैप्टर का वेटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 अटेम्प्ट से न्यू सिलेबस के अंदर दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24, ये तीनों अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आया है, न कम न ज्यादा। इनका वेटेज 5 मार्क्स है। बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है, वेरी स्कोरिंग। 5 मार्क्स हर अटेम्प्ट में विदाउट स्किप आया है। ओके, नाउ सेकेंड, सर इसमें कोई अमेंडमेंट्स हैं क्या in this chapter? Is there any amendments? तो friends, there is no amendments, ठीक है। now ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 24 दे चुके हैं, जो आपने अपने दिसंबर 24 के लिए ये चैप्टर पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम में। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं रिवीजन, रैपिड रिवीजन, ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, फटाफट, ठीक है, 15-20 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें और टाइम पास ना हो आपका, क्योंकि आपका टाइम है प्रीशियस। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए रेसिडेंशियल स्टेटस और पार्ट बी स्कोप ऑफ इनकम। एज यू नो, ये चैप्टर इनकम टैक्स का सबसे बेस चैप्टर है ना। हमारा पूरा का पूरा इनकम टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम में के ऊपर डिपेंड है, राइट। नाउ
यही तो पॉइंट है, यही तो चैप्टर है जिसके ऊपर से डिसाइड होता है कि हमको कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे एसएससी को टैक्स नहीं पे करना है इंडियन गवर्नमेंट को, है ना गाइस। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का बेसिक पर्पस क्या है? ये रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में लिखा गया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बराबर। व्हाट इज द बेसिक पर्पस? इस चैप्टर में आप बेसिकली डिसाइड करते हैं कि पर्सन करंट प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, बराबर। अब सवाल यह है कि सर क्यों डिसाइड किया जाता है, व्हाई टू डिसाइड? तो फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आप लोग को कौन सी इनकम पे टैक्स लगाया जाए अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर आप रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं इंडिया में तो आपको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना होगा। दैट इज यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन इंडियन इनकम एज वेल एज यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, ठीक है। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं इंडिया में तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन इनकम विल बी नॉट टैक्सेबल टू यू। तो सोचो नाउ कौन सी इनकम पे टैक्स भरना है और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं भरना, ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड है ना गजब का चैप्टर। फाइन। नाउ अब जब मैं कहता हूं पर्सन, तो फ्रेंड्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। आपने डेफिनेशन पढ़ा है सेक्शन 231 में। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOP BOI, local authority and other artificial judiciary person। 7 categories। yes, every year हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है क्योंकि पर्सन का स्टेटस कैन मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर और लास्ट ईयर का स्टेटस करंट ईयर में एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। आप लोग को ऑल 7 टाइप्स के पर्सन के स्टेटस आने चाहिए। बट क्या मैं आपको ऑल 7 टाइप्स के पर्सन के स्टेटस रिवाइज करवाने वाला हूं? नहीं, हम कर रहे हैं रैपिड रिवीजन ओनली ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फ्रेंड्स, लास्ट 3 अटेम्प्ट से जो रेसिडेंशियल स्टेटस आया है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स का आया है क्योंकि बाकी सब थ्योरेटिकल अप्रोच है, लेकिन कैलकुलेशन अगर पूछा जाए फॉर 5 मार्क्स तो इंडिविजुअल डिजर्व करता है। मेरे हिसाब से 3 स्टेटस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल, एक HUF और एक कंपनी। आपको ये 3 स्टेटस थरोली पढ़ने चाहिए, बट मैं रिवीजन इंडिविजुअल्स का करवाने वाला हूं। फाइन। तो अब आ जाओ, सबसे पहले चेक कर लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं, सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6). आपने ये तो रीड किया हुआ ही है। नाउ अब इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट, कैन बी अ नॉन रेसिडेंट, राइट। नाउ रेसिडेंट कब बनता है? तो पर्सन कैन बिकम अ रेसिडेंट व्हेन, ठीक है, इफ ही बिकम अ रेसिडेंट हिज वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल। वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल। वर्ल्ड इनकम बोले तो इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, ये दुनिया से कोई भी कोने से कमा ले, इनको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स होगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो ओनली इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल, बराबर। यस गाइस। नाउ लेकिन कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट बनेंगे कैसे? तो इनकम टैक्स ने 2 बेसिक कंडीशंस बनाई है, ये मेरे क्रॉस पे ना जाना, ओके। ये सब मैंने जब स्टूडेंट्स को, हमारे JKC स्टूडेंट को जब मैंने कुछ बैचेस में पढ़ाया था तो ये सारे नोट्स एग्जैक्टली वही हैं, ताकि मेरे JKC के स्टूडेंट्स को कोई दूसरी मेहनत ना करनी पड़े, वो सीधा ये वीडियो लेक्चर रिवीजन देखें और इस चैप्टर में आगे बढ़ जाए। फाइन। तो गाइज, इनकम टैक्स ने बेसिक कंडीशन बनाई अंडर सेक्शन 6(1). 2 बेसिक कंडीशंस हैं, अगर 2 में से आप ये इंडिविजुअल कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाएंगे करंट ईयर में रेसिडेंट। सर वो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) क्या है? फर्स्ट कंडीशन गाइज, इनकम टैक्स कहता है कोई भी बंदा अगर करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाए, he will be declared a resident during the previous year. Now sir 6 months मतलब 182 days or more। तो पहली कंडीशन है stay in India for a period of 182 days or more during previous year। आपके लिए करंट ईयर प्रीवियस ईयर है 24-25। Now अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बंदा रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन। नाउ दैट इज करंट ईयर में
उनको 60 डेज या उससे ज्यादा रहना है, और प्लस हम उनके लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि लास्ट 4 इयर्स में वो कितने दिन इंडिया में रहे। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन कहता है लास्ट 4 इयर्स में उनको 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना है। अगर कंडीशन नंबर 2A और 2B दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है। तो सेकंड ए कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बोले तो आपके लिए 24-25 नाउ प्लस 365 days or more during the last 4 preceding previous year. Last 4 preceding previous year बोले तो now 23-24, 22-23, 21-22 and 20-21 लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट पे जाना है। इन चारों में बंदा 365 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए नॉन कंटिन्यूस बेसिस पे। अरे बराबर, इफ ए एंड बी बोथ सेटिस्फाइड तो ही विल बी डिक्लेयर्ड रेसिडेंट। तो आइदर 1 और 2 दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। बट इफ दोनों की दोनों बेसिक कंडीशंस ना सेटिस्फाई हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अगर वो रेसिडेंट नहीं बन जाता तो नॉन रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बट सर रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर इंडिविजुअल विल बी डिक्लेयर्ड रेसिडेंट। अब रेसिडेंट हो गए तो क्या वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लग जाए? नहीं गाइस, इनकम टैक्स कहता है कि आपको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगाने से पहले हम डबल श्योर होना चाहते हैं कि आप जेन्युइनली रेसिडेंट है इंडिया के, कि गलती से इन कंडीशंस में फंस गए हैं। बराबर, तो उन्होंने आपको डबल चेक, डबल फिल्टर, डबल, ठीक है, मैं कह सकता हूं डबल श्योर होने के लिए उन्होंने एडिशनल कंडीशंस बनाई टू चेक वेदर यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और वेदर यू आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम प्यार से OR और NOR बुलाते हैं। बराबर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए इनकम टैक्स ने एडिशनल कंडीशंस बनाई अंडर सेक्शन 6(6). देयर आर 2 एडिशनल कंडीशंस, लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी होने के लिए चॉइस नहीं है, आपको दोनों कंडीशंस, बोथ कंडीशंस यू हैव टू सेटिस्फाई। ओके, यस, नाउ both conditions you have to satisfy guys. How come? Now listen, first कंडीशन, अच्छा आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने के लिए देखो गवर्नमेंट कितना सीरियस है। उन्होंने आपके लास्ट 7 इयर्स और लास्ट 10 इयर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। पहली कंडीशन कहती है कि अगर इंडिविजुअल लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जा सकता है। ओके, लेकिन फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ सेकंड कंडीशन, नाउ लास्ट 10 इयर्स में इंडिविजुअल, नाउ कोई भी 2 साल में अगर रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है तो भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। तो रेसिडेंट फॉर एनी 2 previous year आउट ऑफ लास्ट 10 years in preceding previous year. If this both condition get satisfied, बंदा will be declared OR. लेकिन सर अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तो OR, बराबर। बट अगर ऐसा हुआ तो कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ सेकंड नहीं हुआ, या फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड हुआ, या दोनों नहीं हुआ, तो गाइस वो NOR बन जाएगा। तो NOR कब बनेगा? जब दोनों में से एक भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हो जाए तो वो NOR हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ तो आपको एक कंडीशन समझ में आई, रिवीजन कर रहे हैं। तो गाइस एक्चुअली इंडिविजुअल्स को लॉजिकली देयर आर 3 स्टेटस। इंडिविजुअल कैन बी RNOR, resident ordinary resident, R but NOR, resident but not ordinary resident, and NR non resident। बराबर, नाउ तो 3 स्टेटस है, 3 में से कोई भी एक स्टेटस बराबर इंडिविजुअल को ये साल हो जाएगा, तीनों स्टेटस कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये थी बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, नाउ अब इनकम टैक्स ने 5 कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस बनाए हैं फ्रेंड्स। I call them exceptions actually। ठीक है, now there are 5 categories of exceptions। exceptions मतलब क्या? बहुत सिंपल है। now exceptions का मतलब ये जो जनरल बेसिक कंडीशन और ऑडिशनल कंडीशन बनी है ये एज इट इज उन 5 कैटेगरीज के लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगी, इनमें कुछ चेंजेस होंगे। बराबर, now वो 5 कैटेगरी के एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब लोगों के लिए ये जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। सर वो 5 एक्सेप्शंस क्या है? I call it exceptions। Now, सबसे पहले 3 एक्सेप्शंस का ग्रुप, क्योंकि इनके लिए सेम रूल है। Now, पहला एक्सेप्शन है
इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है करंट ईयर में, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो एक्सेप्शन माने जाएंगे। ठीक है, एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड कैटेगरी का एक्सेप्शन है एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 24-25, ओके, हमारे अटेम्प्ट के लिए। एज अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप एंड ऑफ एन इंडिया, मतलब इंडियन क्रूज शिप के मेंबर होने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो एकदम सिमिलर है। नाउ ठीक है, अगर ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं तो आप एक्सेप्शन माने जाएंगे। थर्ड अब पहली दो कंडीशन में इंडिविजुअल ऑलरेडी इंडिया में था, वो करंट ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है। लेकिन थर्ड ऐसा है जहां पे इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा, इंडिया में आ रहे हैं, ऑलरेडी वो इंडिया के बाहर हैं। थर्ड कैटेगरी है इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर पीआईओ चलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। दे आर कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 24-25, ऑन अ विजिट, बराबर। और उनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब है इंडियन इनकम। उनकी करंट ईयर की इंडियन इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए। 15 लाख से कम इट मींस 0 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। ठीक है, नाउ इंडियन इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए। तो अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप एक्सेप्शन माने जाएंगे। ये तीनों कैटेगरी को एक्सेप्शन क्यों कहा गया है? लॉजिकली उन्होंने कहा है कि तीनों एक्सेप्शंस के लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि जो 60 डेज का क्लॉज है ये बहुत कम है, इसे मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। ओके, नाउ यस, तो अगर आप लोग को एग्जाम में ये तीन एक्सेप्शंस आ जाए, उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब इनके पास रेसिडेंट होने के लिए चॉइस नहीं है, खाली 182 डेज वाला ही ऑप्शन है। अगर ये तीनों एक्सेप्शन 6 महीने 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट बनेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, तीन एक्सेप्शंस कौन? पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग पीवाई फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग पीवाई एज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रूज शिप। थर्ड, इंडियन सिटीजन और पीआईओ come to India during previous year for visit and his total income other than foreign income का मतलब है his current year's Indian income should be less than 15 lakh. Okay, बराबर। Now अगर ये तीन exceptions हैं तो फ्रेंड्स इनको सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। फर्स्ट सेटिस्फाइड तो वो रेसिडेंट होंगे, एडिशनल चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली वो RNOR, R/NOR और NR बन सकते हैं। लेकिन सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। ओके, नाउ और 5 कैटेगरी में से 2 एक्सेप्शंस और हैं। फोर्थ एक्सेप्शन कौन है? फोर्थ एक्सेप्शन है थर्ड कैटेगरी से सिमिलर, खाली एक कंडीशन अलग है। अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या पीआईओ है और वो करंट ईयर में इंडिया में आ रहे हैं फॉर अ विजिट और उनकी करंट ईयर की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो गाइस उनको दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा चेंजेस के साथ। तो अगर आप इंडियन सिटीजन या पीआईओ हैं एंड यू आर कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन अ विजिट, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मतलब अगेन 24-25 ऑन अ विजिट, and your total income other than foreign income is more than 15 lakh. अब सुनो, अगर less than 15 lakh हुए तो आप थर्ड कैटेगरी वाले एक्सेप्शन होंगे। मैंने कैटेगरी बनाई है, ठीक है, आपको सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल होगी। तो एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ जो मैंने अभी भी रीड किया ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है मालूम है? इधर टोटल इनकम 15 लाख से कम है करंट ईयर की इंडियन इनकम, और इधर करंट ईयर की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो अगर करंट ईयर की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उनको दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। बोथ बेसिक कंडीशंस आर एप्लीकेबल, 182 डेज वाली भी और सेकेंड 60 + 365। बस फर्क कितना है देखो, मैंने रेड से लिखा है 60 के बदले 120 डेज कंसीडर करेंगे। ओ, यू विल गोइंग टू कंसीडर 120 डेज। तो इनके लिए है स्टे फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस स्टे फॉर 365 डेज और मोर इन इंडिया बराबर इन लास्ट 4 PYs। तो बस इतना चेंज है, ठीक है। नाउ बट दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है। अब सुनो,
जब आप ये एक्सेप्शन को दोनों बेसिक कंडीशन में चेक करेंगे तो पहली सिचुएशन हो सकता है कि दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई ना हो, तो फिर ही विल बी डिक्लेयर्ड नॉन रेसिडेंट, ही विल बी डिक्लेयर्ड नॉन रेसिडेंट। ओके, यस, अगर दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ना 180 डेज वाली ना 120 प्लस 365 वाली, तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बट अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिचुएशंस देखो, इफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो बंदा डिक्लेयर्ड रेसिडेंट है ना। यस, तो फिर वो नॉर्मल कैटेगरी का बंदा है, उसको एडिशनल कंडीशन में चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड तो वो RNOR हो जाएगा। दोनों नॉट सेटिस्फाइड एडिशनल कंडीशन, या फिर एक सेटिस्फाइड एक नॉट, तो वो R बट NOR हो जाएगा। ठीक है, बट अगर उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो हम सेकेंड बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे। हाँ, अगर सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फ्रेंड्स वो डायरेक्टली R बट NOR बन जाएंगे। एडिशनल कंडीशंस को चेक नहीं करना है, एडिशनल कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, देखो कैसे थोड़े थोड़े चेंजेस है। अगर सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी 120 प्लस 365 डेज वाली, तो एडिशनल कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल, वो डायरेक्टली R बट NOR मान लिए जाएंगे। ओके, एंड फिफ्थ कैटेगरी में इसलिए बुलाता हूं ना गाइस, अगर सेक्शन 6(1) एप्लीकेबल नहीं होता तो उसका सब्स्टिट्यूट सेक्शन है सेक्शन 6(1)(a, इसको कहते हैं डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट। बराबर, ये सेक्शन तब देखा जाता है सब सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई ना हो, डीम्ड टू बी रेसिडेंट। बराबर, सेक्शन 6(1)(a, फर्स्ट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ना अब सेक्शन 6(1)(a में 4 कंडीशंस है, अगर आप ये 4 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आप डायरेक्टली R बट NOR बन जाएंगे। अच्छा, ये सेक्शन तब देखा जाता है जब आप सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई ना करो। इसे देखो, पहली कंडीशन क्या लिखी है, ही इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया ड्यू टू पैरामीटर ऑफ सेक्शन 6(1). अगर 6(1) एप्लीकेबल है तो 6(1)(a) नहीं हो सकता। यस, बराबर, तो वो सेक्शन 6(1) की कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, now he must be a citizen of India, he must be a citizen of India, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए ना, वो दूसरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं होना चाहिए, he is not liable to pay tax in any other country or territory। बराबर, और थर्ड, उसकी करंट ईयर की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये चारों 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फ्रेंड्स वो डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी नहीं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। ओके, बट ये तब चेक करना होता है जब आप सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई ना करो। तो सेक्शन 6(1)(a, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इन जून 24 मैं वो भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, नाउ आपको समझा कि ये एक्सेप्शंस क्या है। अगर आपको इतने पॉइंट्स आते हैं, यू आर ठीक है, नाउ कैपेबल टू सॉल्व एनी सम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन आपको इस चीजें समझ आई। यस, पर्सन, अब मैंने एक नोट लिखा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको सीधी सादी लेमन टर्म में बता दूं, इनकम टैक्स कहता है हम आपकी 3 जनरेशंस को चेक करेंगे, 3 जनरेशन में से अगर कोई भी एक भी मेंबर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो आप पीआईओ, इंडिविजुअल असेसी पीआईओ मान लिया जाएगा। और वो कौन कौन है, पहली जनरेशन है असेसी खुद, दूसरी जनरेशन है उसके मदर एंड फादर, तीसरी जनरेशन है, लिखा है मैंने ऑलरेडी, नाना नानी दादा दादी, दादी। बराबर, या तो आप खुद या आपके कोई भी पेरेंट्स, मदर और फादर, या दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप पीआईओ मान लिए जाओगे, आप मतलब असेसी। ओके, ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल की थियोरी समझ आई। यस, अब प्रॉब्लम क्या मालूम है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ वो ये थियोरी रीड तो करते हैं
बट सॉल्व कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, वो ये समझ ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ना स्टेप्स बना के रखे हैं। कैसा भी सम आ जाए, आप हमेशा इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए वो इन्हीं स्टेप से सॉल्व करूंगा। ठीक है। नाउ स्टेप 1, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें और ये फाइंड करें कि वो बंदा एक्सेप्शन है कि नॉट एन एक्सेप्शन है, वेदर ही इज एन एक्सेप्शन और नॉट एन एक्सेप्शन। ओके, नाउ एक्सेप्शन और नॉट एन एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन और नॉट एन एक्सेप्शन अगर आप नहीं पहचानोगे तो आप रॉन्ग कंडीशंस को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ के पहचान लिए कि कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, नॉर्मल सम है, तो आप ये बेसिक कंडीशंस कंसीडर करेंगे 182, 60 प्लस 365। लेकिन अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन पढ़ के कि अरे यार बंदा इन 3 एक्सेप्शन में से कोई और है, 1, 2 या 3 में से, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अरे सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो खाली 182 डेज वाली चेक करनी है। हाँ, और सीधा एडिशनल कंडीशन पे चेक करोगे। अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन पढ़ के अरे ये तो 4th वाला एक्सेप्शन है, तो आप लोग सीधा क्या करोगे, बेसिक कंडीशन में 60 के बदले 120 को रिप्लेस करोगे, तो 182 प्लस 120 प्लस 365। और अगर आपको पता चल जाए कि अरे सेक्शन 6(1) ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा अरे मुझे सेक्शन 6(1)(a) चेक करना होगा। तो गाइस, स्टेप 1 के बिना अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। स्टेप 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेप 2, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने कंडीशंस देख ली, उसके बाद आप चेक करते हो, क्योंकि करंट ईयर है, करंट ईयर में बंदा कितने दिन रहा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर। तो आपके लिए करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25, तो आपको 24-25 का नंबर ऑफ डेज चेक करना है। नाउ ये 2 स्टेप्स हो गए। फिर थर्ड स्टेप जनरल है, आप उन डेज के बेसिस पे आप कंडीशंस को चेक करें और कंक्लूजन ड्रॉ करें कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो ये हुआ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, ये थियोरी हुई। नाउ मैंने एचयूएफ लिख रखा है, पर एचयूएफ आज तक पूछा नहीं, बट एचयूएफ आप अपने एंड पे प्लीज रिवाइज करना। अब आ जाओ पार्ट बी, स्कोप ऑफ इनकम, क्योंकि गाइस रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम दोनों मिक्स होकर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, लास्ट 2 अटेम्प्ट से इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5 है, लेकिन 5 के साथ आपको सेक्शन नंबर 7 और 9 भी देख लेना चाहिए, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। नाउ आपने इन तीनों को सेक्शंस को कंप्लीट करते हो, तब जाकर ये स्कोप ऑफ इनकम बनता है। स्कोप ऑफ इनकम एक्चुअली एक डेफिनेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ इनकम में आप ये पहचानते हैं कि कौन सी इनकम को इंडियन इनकम कहते हैं और कौन सी इनकम को फॉरेन इनकम कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज कनेक्टेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप रेसिडेंट डिक्लेयर होते हैं तो आपको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लग सकता है। वर्ल्ड इनकम मतलब इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। और अगर आप नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर होते हैं तो आपको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब सवाल ये है कि हम सिर्फ ये इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सी इनकम इंडियन इनकम है और कौन सी इनकम फॉरेन इनकम है ना। तो फ्रेंड्स, ये रहा डेफिनेशन। इनकम 2 ही टाइप की हो सकती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, बराबर। मतलब आप 2 ही कैटेगरी की इनकम कमाते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इनकम टैक्स ने इंडियन इनकम को पहचानने की कंडीशन दी है, ठीक है। वो कंडीशन 2 कंडीशन है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो इनकम को इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग। लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो फॉरेन इनकम बन जाएगी। तो लॉजिकली फॉरेन इनकम को डिसाइड नहीं करना है, पहले ये पहचानना सीखना है कि वो इनकम इंडियन इनकम है कि नहीं। अगर इंडियन इनकम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरेन इनकम बन जाएगी, ठीक है ना। तो फॉरेन इनकम के लिए इनकम टैक्स लिखता है एनी इनकम अदर देन इंडियन इनकम। ओके, तो सर वो कंडीशंस क्या है। तो इनकम टैक्स कहता है कोई भी इनकम इंडियन इनकम तब बन सकती है जब 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट इज इनकम शुड बी ईदर अक्रूड इन इंडिया और इनकम शुड बी रिसीव्ड इन इंडिया, बराबर। मतलब अक्रूड का मतलब है आपकी इनकम का सोर्स कहां है, अक्रूड का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम।
अगर जो इनकम आप कमा रहे हैं उसकी सोर्स इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम बन जाएगी, और अगर सोर्स इंडिया के बाहर है लेकिन पैसे आपने इंडिया में लिए तो भी इंडियन इनकम बन जाएगी। तो या तो इनकम का सोर्स इंडिया में होना चाहिए या तो आपने पैसे इंडिया में लिए होने चाहिए, बराबर। अब इसमें से ना जो सबसे ट्रिकी पार्ट, इजी पार्ट है, वो है रिसीव्ड इन इंडिया। वो क्वेश्चन में देकर ही आता है। रिसीव्ड इंडिया का मतलब है फर्स्ट रिसिप्ट शुड बी इन इंडिया, बराबर ना। हाँ, आप सेकेंड और सब्सिक्वेंट रिसिप्ट नहीं देखेंगे। अगर आपको पहली बार इंडिया में पैसे मिले हैं तो फिर वो रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर सेकेंड और थर्ड टाइम मिले हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ मनी है, उसे रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है अक्रूड इन इंडिया। स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं, बट अक्रूड इन इंडिया का मतलब क्या है? इनकम का सोर्स कहां है। अगर आप सोर्स पहचानना सीख लेते हैं तो आप लोग की कंसेप्ट आराम हो जाती है। लेकिन अक्रूड इन इंडिया के साथ साथ आप पढ़ते हैं डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। और रिसीव्ड इंडिया के साथ आप पढ़ते हैं डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने ना सेक्शन वाइज नहीं गया, हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन क्विक होना चाहिए ना। तो मैंने बहुत ही लेमन टर्म के लिए आपके लिए एक टेबल बना दी है जिसमें डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी अक्रूड सब इन्वॉल्व कर दिया है। क्योंकि जब आप सम करते हो तो आप सेक्शन से नहीं जाते, आप लॉजिकली जाते हो। एम आई करेक्ट? ना तो देखो, सबसे पहले सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के लिए सोर्स कहां है, कैसे पहचानेंगे सोर्स क्या है? अच्छा, नाउ सर ये अक्रूड इन इंडिया है क्या? कुछ स्टूडेंट हमेशा ये पूछते रहते व्हाट इज अक्रूड इन इंडिया। तो सुनो, अक्रूड इन इंडिया मींस, accrued in India means source of income should be in India। सोर्स ऑफ इनकम को चेक करना है। तो देखो फटाफट, नाउ अगर मान लो एग्जाम में सैलरी इनकम पूछे तो सैलरी इनकम का सोर्स होता है प्लेस ऑफ वर्क। रेंट इनकम पूछे तो प्लेस ऑफ एसेट, क्योंकि रेंट इनकम का सोर्स है एसेट। एसेट नहीं होता तो रेंट कैसे कमाते? तो जहां एसेट वहां आपकी सोर्स। नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस इनकम। नेट प्रॉफिट इज एक्चुअली अ बिजनेस इनकम। तो अगर वो बिजनेस इनकम की बात करें तो आप सोर्स चेक करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगी। फिर प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, बराबर। अगर आपने एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ जाए तो आप प्लेस ऑफ एसेट चेक करेंगे। प्लेस ऑफ एसेट इज द सोर्स। नाउ फिर आ जाओ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है या डिविडेंड इनकम है तो उसके लिए कोई जगह नहीं देखी जा सकती। यू कैन नॉट गोज विद द प्लेस, आपको नेचर ऑफ कंपनी देखना होगा। मतलब अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा, मतलब नॉट अक्रूड इन इंडिया होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट कमा रहे हो, एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका सोर्स आप चेक करेंगे प्लेस ऑफ बैंक अकाउंट। इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक मैटर नहीं करती, प्लेस ऑफ बैंक अकाउंट मैटर करेगा। तो बैंक अकाउंट अगर इंडिया में ओपन करवाया है तो अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ओके, फिर एक और इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन। अब अगर आपने लोन दिया है तो आप इंटरेस्ट कमा रहे होंगे ना। तो दो पर्पस है, या तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए दिया होगा या फिर अदर पर्पस के लिए दिया होगा लोन। अगर आपने किसी को लोन दिया है फॉर बिजनेस पर्पस तो आपके लिए सोर्स होगा प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब उन्होंने बिजनेस अगर इंडिया में चालू किया, आपके लोन का पैसा वहीं इन्वेस्ट किया है तो अक्रूड इन इंडिया है। अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया चालू किया है तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, अक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अदर पर्पस मतलब पर्सनल पर्पस, कोई भी पर्पस हो सकता है। अब अगर आपने अदर पर्पसेस के लिए दिए हैं तो फिर प्लेस मैटर नहीं कर सकेगा। तो इनकम टैक्स कहता है हम जो बोरोवर है जिसको आपने लोन दिया है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। अगर वो बोरोवर नॉन रेसिडेंट है तो हम ये मान लेंगे कि सोर्स आउटसाइड इंडिया है, मतलब अक्रूड इन इंडिया नहीं होगा। और अगर आपने लोन रेसिडेंट को दिया है तो हम ये मान लेंगे कि सोर्स इन इंडिया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, अरे है ना? यस, सेम लॉजिक। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फीस रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज या रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड, तो फ्रेंड्स वापस यही चेक करेंगे कि आपने जो सर्विसेज दी है, प्रोफेशनल सर्विसेज,
टेक्निकल सर्विसेज या आपने जो राइट्स दिए हैं यूज करने के लिए ना, वो बिजनेस पर्पस दिए हैं कि अदर पर्पस दिए हैं। अगर आपने बिजनेस पर्पस दिए हैं तो आप प्लेस ऑफ बिजनेस देखोगे। अगर बिजनेस इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया हो गया, बिजनेस इंडिया में नहीं है तो अक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर अदर पर्पस दिए हैं तो फ्रेंड्स हम ये चेक करेंगे कि जो सर्विस रिसीवर्स है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपने सर्विस दी है नॉन रेसिडेंट्स को, मतलब आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट नॉन रेसिडेंट है, तो फिर सोर्स आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। और अगर आपका क्लाइंट, कस्टमर जिसको आपने सर्विस दी वो रेसिडेंट है, तो सोर्स इन इंडिया मान लिया जाएगा, मतलब अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा और इंडियन इनकम हो जाएगी आपकी फीस। ओके, लास्ट गिफ्ट रिसीव्ड। अगर गिफ्ट रिसीव्ड का इनकम का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एग्जाम में आया था, स्पेशली इन केस ऑफ मनी, तो इसके लिए हम सोर्स कैसे चेक करेंगे। तो गाइज आप लोग को गिफ्ट जिसने दिया है, गिफ्ट रिसीवर, गिफ्ट देने वाला, सॉरी गिफ्ट गिवर, गिफ्ट रिसीवर तो एसएससी है, आप है, गिफ्ट गिवर का स्टेटस चेक करेंगे। अगर गिफ्ट रिसीवर गिवर रेसिडेंट है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंट, तो सोर्स इन इंडिया माना जाएगा, और गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट तो सोर्स आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, तो वो होगा अक्रूड। बराबर। बट फ्रेंड्स एक नोट बता रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई भी इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले, एनी इनकम, चाहे वो फीस हो, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए हो, बराबर ना, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो सैलरी इनकम हो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमा रहे हैं तो गाइज वो इनकम हमेशा इंडियन इनकम मानी जाएगी। बराबर, इट विल गोइंग टू बी डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया। तो अगर आप लोग को ट्रांजैक्शन में आता है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लिए हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमाए, इट इज बाय डिफॉल्ट इंडियन इनकम, उसके लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था अक्रूड एंड रिसीव्ड। अग्री? यस ना, आपको इंडियन इनकम समझ में आई, अक्रूड का मतलब समझा और रिसीव्ड का मतलब समझा। यस, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इंडियन इनकम, अदरवाइज फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब बिजनेस फॉरेन में है लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, एंड अदर फॉरेन इनकम्स। क्यों? ये आर बट एनओआर और एनआर को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब फ्रेंड्स स्कोप ऑफ इनकम आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ मर्ज करके देते हैं और फिर कहते हैं कैलकुलेट टोटल इनकम। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम को मर्ज किया है, और मेरे जेकेएससी स्टूडेंट्स ना हमने इसको सबको सॉल्व करके रखे हैं, बहुत सारे सम्स किए थे ना, और आज मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा ना। अब देखो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, आरएनओआर, आर बट एनओआर, एनएनआर। अभी जरूरी नहीं है कि तीनों कॉलम्स आए, क्योंकि प्रैक्टिकली एक इंडिविजुअल को एक साल में एक ही स्टेटस होता है, तो आपको कोई एक ही कॉलम बनाना होगा। और मालूम है बहुत सारी इनकम्स देंगे, आपको ये चेक करना होगा कि कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी। तो अगर इंडियन इनकम है तो फ्रेंड्स तीनों को टैक्सेबल होती है, क्योंकि इंडियन इनकम चाहे आप आरएनओआर है, अर्बट एनओआर है या एनआर है, तीनों को टैक्सेबल। लेकिन अगर फॉरेन इनकम है, अब फॉरेन इनकम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड अदर फॉरेन इनकम। तो देखो मैं आपको इसको कैसे बता रहा हूं, अगर आप आरएनओआर है ना तो आपको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है, तो आपको इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और दो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है, तो आप इन सारी इनकम को ऐड करेंगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 लेना तो नेट टोटल इनकम निकल जाएगा। देखो पूरा टैक्स इंटरकनेक्ट हो रहा है। यस, अगर आपका स्टेटस आर बट एनओआर है तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, और फॉरेन इनकम में से खाली फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल होगा, अदर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बराबर, तो आप लोग के स्टेटस के बेसिस पे आपको डिसाइड उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। बराबर ना, आपको ये सारी चीज समझ में आई। इसी के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट आपको क्लियर है? यस। अब एक छोटा सा नोट है गाइस, आपको एग्जाम में ना जो ट्रांजैक्शन और आया भी है, आपको एग्जाम में कभी कभी आएगा पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, पिछले साल का अनटैक्स प्रॉफिट आप इंडिया में लेकर आ रहे हो। फ्रेंड्स वो इनकम आप इग्नोर कर देंगे, उस ट्रांजैक्शन को आप उसे अपनी टोटल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो ये नोट आप भी दिमाग में रखिएगा, मैंने हर छोटी छोटी चीज को आपको एक्सप्लेन कर दी है
नाउ लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन रैपिड रिवीजन में ओनली इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हुआ गाइस रिवीजन। अब मेरा रिवीजन कितना परफेक्ट है उसके लिए मैं अब आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में, पहले ही पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही पैराग्राफ रेसिडेंशियल स्टेटस का, 5 मार्क्स के लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ गाइस, देखो इनकम टैक्स ने ना बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कुछ पॉइंट नंबर ना 4 और 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वेरेवर नेसेसरी सुटेबल अजम्पशन कैन बी मेड। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लगती है तो आप एक अजम्पशन ले सकते हैं और आप उसे एंड द सेम टू बी स्टेटेड क्लियरली इन द आंसर, और आप नोट लिख कर आएंगे कि आपने उस क्वेश्चन को क्या अजम्पशन पे सॉल्व किया है, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो। ओके, तो नोट लिखना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं तो। दूसरा, वर्किंग नोट शुड बी अ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आंसर। आपको वर्किंग नोट भी प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वर्किंग पार्ट ऑफ आंसर माना जाएगा। तो उन्होंने ऑलरेडी 2 क्लैरिफिकेशंस दे दिए हैं। चलो आ जाओ। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, मैंने सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं ताकि एक चैप्टर वाइज अपना वीडियो पावरफुल चैप्टर बने ना। आ जाओ, तो देखो क्या लिखा है। अच्छा, मैंने ना ईयर्स को मॉडिफाई कर दिया है गाइस, क्योंकि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है और ये क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया था, तो मैंने सुटेबल चेंजेस किए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। विजय, एन इंडियन सिटीजन, वाज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1972, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर फ्रांस ऑन 1 August 2019 and came back on 2 April 2024. On the same day, he joined BGH Industries Limited, Delhi, as a chief mechanic. Okay, he went to China for 15 days during the year in the month of July 2024. Guys, ये पूरा पैराग्राफ दिया है और कहा है रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बराबर, ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे? तो मैं आपको स्टोरी बता दूं। विजय इंडियन सिटीजन है जो 1972 से दिल्ली में रह रहा था, लेकिन 1 अगस्त 2019 को बंदा फ्रांस चला गया और लौटकर आया करंट ईयर में 2 अप्रैल 2024 को, और सेम डे से उन्होंने पीजीएच इंडस्ट्रीज जॉब ज्वाइन कर ली इन दिल्ली। मतलब विजय करंट ईयर में इंडिया आ रहा है, वो पहले से फ्रांस में था, करंट ईयर में इंडिया आ रहा है, ठीक है। ही वेंट टू चाइना, और वो करंट ईयर में फिर चाइना वापस गया 15 दिन के लिए जुलाई 24 में, बराबर। सोचो 3 लाइन का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है। अब स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना गाइस, उनको ये समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करें। अपने स्टेप्स को ना छोड़ें। स्टेप 1 फ्रेंड्स, मैंने आपको जो लिखवाया, सबसे पहले डिसाइड करो कि ये विजय एक्सेप्शन है या नहीं है, बराबर। मैंने आपको 5 कैटेगरीज के एक्सेप्शन रिवाइज करवाए। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये निकलता है कि ये बंदा एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन सर, ये बंदा इंडिया आ रहा है, हाँ, तो या तो ये अगर ये एक्सेप्शन होता तो ये 3rd या 4th कैटेगरी का होता, बराबर है। लेकिन 3rd कैटेगरी क्या कहता है कि इंडिविजुअल शुड बी अ इंडियन सिटीजन, कम टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर विजिट, अरे बराबर, विजिट के लिए आना चाहिए। नो डाउट विजय इंडियन सिटीजन है। नो डाउट ही केम बैक टू इंडिया, सेकेंड कंडीशन। नो डाउट इन द प्रीवियस ईयर, वो 2 अप्रैल 2024 को आया, बराबर है। लेकिन फॉर अ विजिट नहीं आया, ये जॉब करने के लिए इंडिया आया, उससे जॉब ज्वाइन कर ली, तो वो परमानेंटली यहीं सेटल हो रहा है। इसका मतलब 4th कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ही इज नॉट एन एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये बंदा एक्सेप्शन नहीं है, आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको बेसिक कंडीशन दोनों की दोनों यूज करनी है, 180 डेज, 60 + 365 डेज, और एडिशनल कंडीशंस भी दोनों की दोनों। तो आप तुरंत ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स पैराग्राफ में सॉल्व करते हैं, मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, बराबर। टेबल फॉर्मेट में लिखना कम पड़ता है, टाइम बचता है, क्लैरिटी दिखती है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1A,
आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, विजय प्रीवियस से 24-25 एंड 25-26, और फट से ये फॉर्मेट बना लेंगे। कंडीशंस, स्टे इन इंडिया, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, और मैं तुरंत एग्जाम में ये कंडीशंस लिख लूंगा। एडिशनल कंडीशन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पहले बेसिक लिखूंगा और ये चेक करूंगा बेसिक सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जरूरत होगी तो एडिशनल लिखूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम इन द एग्जाम। तो आप देख लो, स्क्रीन पे समझ लो कि मैंने इतनी ही कंडीशन लिखी। ओके, एज अ स्टूडेंट तो मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 आता है, मैंने आपसे कहा था स्टेप 2 कि चाहे जो हो जाए मैं करंट ईयर का नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करूंगा। अब बताओ, बंदा करंट ईयर में कौन से तारीख को आया? 2 अप्रैल 2024, बराबर। तो मैं फट से वर्किंग नोट पे जाऊंगा और एक टाइमलाइन बनाऊंगा। ये देखो, 2 अप्रैल 2024 को ही केम टू इंडिया, 2024 and 25. Okay, yes, 2024-25 he came to India, और 2 अप्रैल को बंदा आया, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक फिर वो इंडिया में ही था। हाँ, बराबर। तो देखो, अप्रैल 29 डेज, सारे फुल डेज। ये फेब जो है वो 28 डेज का है। अरे अग्री, तो टोटल अगर आप लगाओगे तो 349 डेज बंदा इंडिया में रहा। ओ, नाउ मेरा स्टेप 2 हो गया, दिस इज माय स्टेप 2, हाँ कि ना। अब स्टेप 3 कहता है आप कंडीशंस को चेक करें। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज या उससे ज्यादा बंदा इंडिया में रहना चाहिए। 24-25 में बंदा 349 डेज रहा, सैटिस्फाइड। अब जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि आउट ऑफ 21 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। बंदा डिक्लेयर्ड रेसिडेंट। अब जब वो रेसिडेंट बन चुका है तो मैं तुरंत एडिशनल कंडीशंस भी ड्रॉ कर लूंगा, लिख लूंगा, बराबर। लास्ट 7 इयर्स का, लास्ट 10 इयर्स का एडिशनल कंडीशंस प्रॉपर सेक्शन के साथ मेंशन करना, 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे। अब मैं एडिशनल कंडीशन चेक करूंगा। अब जैसे आप कंडीशन करोगे आपकी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट 7 ईयर से बंदा 730 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा और चैलेंजिंग है गाइस स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट 7 ईयर्स। अब सबसे पहले ना मैं लास्ट 7 ईयर्स लिखूंगा। तो देखो, फर्स्ट ईयर 23-24, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सेवेंथ ईयर। ये मैंने लास्ट 7 डेज लिख दिए। तो 23-24 से लेकर आप 17-18 तक लिखेंगे और नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। अब आप क्वेश्चन को वापस जरा देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा था कि बंदा, देखो, 1 अगस्त 2019 को फ्रांस चला गया, मतलब 1 अगस्त 2019 के बाद वो वापस लौटकर कब आया? 24 में, मतलब बीच के पीरियड में वो इंडिया में था ही नहीं। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, 1 अगस्त 2019 बोले तो 1920, वो बंदा फ्रांस चला गया। इसका मतलब 2021 में, 21-22 में, 22-23 में और 23-24 में वो 0 डेज इंडिया में रहा, है ना। पिछले 7 साल में चाहिए ना। तो और 1920 में वो गया कब? 1 अगस्त को 2019 को। तो इसका मतलब अप्रैल से अगस्त तो वो इंडिया में ही था ना 1920 में। यस। अब ये उन्हीं स्टूडेंट्स को क्लिक होता है जो स्टूडेंट्स को ईयर्स और डेट्स पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 अगस्त को ही लेफ्ट, तो उससे पहले तो वो इंडिया में ही था, तो 123 डेज इंडिया में था गाइस। और उसके पहले वो 1972 से दिल्ली में ही रह रहा है, 365 डेज, 366 डेज, 365 डेज, सॉरी, ये 3 ईयर्स आप पकड़ोगे। तो जब आप इसको टोटल मारेंगे तो आपको मिलेगा कि बंदा 854 डेज इंडिया में रहा, तो 730 डेज से ज्यादा रहा, तो ही सैटिस्फाइड। तो अब मुझे सेकंड चेक करना पड़ेगा, बंदा लास्ट 10 इयर्स में 2 बार रेसिडेंट डिक्लेयर होना चाहिए। अब मैं लास्ट 10 इयर्स में 7 इयर्स ऑलरेडी लिख चुका हूं, 8, 9, 10 गाइस, वो हर साल रेसिडेंट रहा। तो कितनी बार रहा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैंने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, ही इज रेसिडेंट फॉर 6 टाइम्स एंड सैटिस्फाइड। तो बंदा डिक्लेयर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आप एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, मिस्टर विजय satisfied first basic condition of section 6(1) and both additional condition of section 6(6).
और कंक्लूजन मार्क्स इसके ऊपर है 5 मार्क्स. विजय इज डिक्लेयर्ड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर PY 24-25 एंड AY 25-26. और आप इसे हाईलाइट करके आएंगे. 5 मार्क्स एग्जाम में आया था दिसंबर 23. काफी अच्छा और चैलेंजिंग क्वेश्चन था उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेट नहीं समझते, जो ये पास्ट ईयर्स में गड़बड़ कर सकते हैं. माई स्टेप्स विच आई हैव गिवन टू यू वर्क्स गाइस. अब आ जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम जून 24. जून 24 में 4A3 करके क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए. बराबर गाइस, देखो क्या क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन गाइस. मिसेस टीना is an Indian citizen and holder of Indian passport. ठीक है. For the past 7 years, she has been living in Dubai. पिछले 7 सालों से दुबई रह रही है. Where there is no personal income tax. दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता. During the previous year, 24-25, she migrated back to India. Current year में 24-25 में वो वापस इंडिया आ गई. On 1st Jan 2025, वो करंट ईयर में 1st जनवरी 2025 को इंडिया आ गई. यहीं पे माइग्रेट हो चुकी है, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के लिए. इन इमीडिएट 4 अर्लियर ईयर्स शी स्टेड इन इंडिया फॉर 56 डेज. और पिछले 4 सालों में वो 56 डेज इंडिया में रही. ओके. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शी हैज अर्न ग्रॉस सैलरी इनकम ऑफ ₹9 लाख इन दुबई. करंट ईयर में वो दुबई में, करंट ईयर में जनवरी में आई ना, करंट ईयर में दुबई में वो जॉब कर रही थी और करंट ईयर में उसने सैलरी इनकम कमाई दुबई में 9 लाख रुपीस. ओके. आफ्टर शी रिटर्न टू इंडिया हर फ्रेंड्स गेव हर अ ग्रैंड रिसेप्शन. भाई 7 साल के बाद दुबई से इंडिया आई है तो उसके दोस्तों ने उसको एक ग्रैंड रिसेप्शन वेलकम पार्टी दी इंडिया में एंड प्रेजेंटेड हर कैश गिफ्ट ऑफ ₹21 लाख. और उसके दोस्तों ने 21 लाख रुपीस का कैश गिफ्ट दिया. वाओ. इनकम की डिटेल्स हैं. अब पूरा पैराग्राफ पढ़ा पर यह समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है 5 मार्क के लिए. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस टीना. आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है एंड हर टोटल इनकम. मतलब यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम दोनों ऐड हो जाएंगे. हाँ, है ना. यस. तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस अलग, स्कोप ऑफ इनकम अलग. स्कोप ऑफ इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड है. तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे. बराबर. मैं फिर कह रहा हूं, मेरे स्टेप्स को मत छोड़ना. स्टेप 1 देखो, एज ए स्टूडेंट एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसी फ्लो में लेकर जा रहा हूं. मेरा दिमाग ऐसे स्टूडेंट सोचेगा, अब ये पहला पैराग्राफ है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए है. सबसे पहला, क्या ये बंदी एक्सेप्शन है? क्या मिसेस टीना एक्सेप्शन है और नॉट एन एक्सेप्शन? मैं अपने स्टेप्स को नहीं छोड़ता, एक्सेप्शन और नॉट एन एक्सेप्शन. तो देखते हैं. तो पहला स्टेप, मिसेस टीना दुबई रहती थी, इंडिया आई है. तो ये 3rd या 4th कैटेगरी वाली एक्सेप्शन हो सकती है. देखते हैं. मिसेस टीना इज एन इंडियन सिटीजन. यस. शी केम टू इंडिया. वो इंडिया आई है. ये देखो ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 शी माइग्रेटेड बैक टू इंडिया. सेकेंड कंडीशन, केम टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1st जनवरी को आई. बट 4th सेटिस्फाई नहीं हो रहा. शी हैव बीन केम फॉर माइग्रेशन, मतलब परमानेंट सेटलमेंट, नॉट फॉर विजिट. तो ये 3rd कैटेगरी वाली एक्सेप्शन भी नहीं है, 4th भी नहीं है, क्योंकि 4th में भी विजिट ही है. हाँ कि ना. तो शी इज थर्ड कैटेगरी की 4th कैटेगरी, ये दोनों ही एक्सेप्शन नहीं है. तो अब ये दोनों ही एक्सेप्शन नहीं है, बराबर, तो हम इसको दोनों बेसिक कंडीशन में चेक करेंगे. हाँ कि ना. अब देखो, एक्चुअली एक्सेप्शन हो सकती थी 4th कैटेगरी वाली, 3rd तो नहीं हो सकती थी. 3rd और 4th सिमिलर है ना, हालांकि एक्सेप्शन नहीं है, बट मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि उसकी इंडियन इनकम ना 21 लाख है. गिफ्ट उसको इंडिया में मिला ना, तो ये मेरी इंडियन इनकम है करंट ईयर की, ये मेरी फॉरेन इनकम है क्योंकि उसने सैलरी दुबई में कमाया और वहीं पे पैसे लिए. हाँ कि ना. तो देखो, अगर ये एक्सेप्शन होती ना तो 4th कैटेगरी वाली, इंडियन सिटीजन, केम टू इंडिया
during previous year, for visit, and her current year total Indian income should be more than 15 lakh. तो इंडियन सिटीजन है, इंडिया आ रही है, करंट ईयर में आ रही है, हाँ कि ना, लेकिन विजिट के लिए नहीं आ रही है, तो विजिट वाला कंडीशन कैंसिल हो गया, लेकिन हर इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख इन द करंट ईयर. देखो ना 21 लाख उसको गिफ्ट मिला है. हाँ, बट शी इज नॉट एन एक्सेप्शन, विजिट नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए आई है, हाँ कि ना, यस. तो शी इज नॉट एन एक्सेप्शन. तो मैं पहले एग्जाम में ये बेसिक कंडीशंस लिखूंगा. 180 डेज, 60 प्लस 3 65 डेज. देखो एज ए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं. एग्जाम में मैंने ये कंडीशन लिखी, मस्त. देखो प्रेजेंटेशन देखो मेरा, हैंड रिटन नोट्स, बराबर, यस. नाउ अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 पे जाऊंगा और मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. तो करंट ईयर में बंदी कब आई? 1 जनवरी 2025, बराबर. तो मैं सीधा वर्किंग नोट पे जाऊंगा. अरे वर्किंग नोट नहीं है, मैंने बनाया तो था. करंट ईयर 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25, ये मेरा करंट ईयर है. अरे हाँ कि ना. अब शी केम टू इंडिया, कब आई हैं? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 25 को शी केम टू इंडिया. तो जैन, फेब और मार्च वो इंडिया में रही, तो 31 डेज, 28 डेज, 31 डेज, हाँ कि ना. अप्रॉक्स 30, 30, 60, 30, 60, 90 days she stayed in India. अग्री? अब 90 डेज रही हैं. अब ये ईयर चेंज होने की वजह से डेटा चेंज हो रहा है. अब मैं कंडीशन को चेक करूंगा. माई स्टेप 2 इज ओवर, मैंने नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए. स्टेप 3, चेक द कंडीशन, ड्रॉ द कंक्लूजन. अब फर्स्ट कंडीशन कहता है 100 डेज, करंट ईयर में 90 डेज रही, नॉट सेटिस्फाइड. तो हम सेकंड ए कंडीशन चेक करेंगे. करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए. शी स्टेड फॉर 90 डेज, सेटिस्फाइड. अब लेकिन सिर्फ ए से क्या होगा? बी, लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए. नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया था लास्ट 4 इयर्स में 56 डेज रही, तो शी स्टेड फॉर 56 डेज, नॉट सेटिस्फाइड. गाइस, उसने ना फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी ना सेकंड, तो सेक्शन 6(1) नॉट सेटिस्फाइड, तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकती है ना. अब आपको क्लिक होना चाहिए, सेक्शन 6(1) नहीं हुआ तो हम उसका सब्स्टिट्यूट सेक्शन 6(1) चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? सेक्शन 6(1) बराबर. अब सेक्शन 6(1) ये काफी स्टूडेंट्स को क्लिक ही नहीं होता. सेक्शन 6(1) चेक करेंगे. सेक्शन 6(1) था 4 कंडीशन. पहली कंडीशन कि वो सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए. देखो, ही इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसने सेक्शन 6(1) को सेटिस्फाई नहीं किया. दूसरी कंडीशन, शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो देखो टीना इज एन इंडियन सिटीजन लिखा है. थर्ड, वो किसी भी कंट्री में टैक्स भरने के लिए, अच्छा, हर करंट ईयर्स इनकम, इंडियन इनकम शुड बी मोर देन 15 लाख, उसकी गिफ्ट इनकम 21 लाख है, सेटिस्फाइड. और वो किसी दूसरे देश में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन में लिटरली लिखा है शी स्टेड इन दुबई फॉर लास्ट 7 years और दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता, तो शी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दुबई. तो माई फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो सेक्शन 6(1) तो नहीं हुआ, पर 1A हो गया कि नहीं? तो शी इज डिक्लेयर्ड बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. गाइज, एग्जाम में आया ये क्वेश्चन. तो शी इज डिक्लेयर्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. तो फ्रेंड्स देखो, आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? मिसेस टीना फेल टू सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) बट शी सेटिस्फाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1)(a). कंक्लूजन, शी इज डिक्लेयर्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. फ्रेंड्स, आपको पता है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आपको भी एग्जाम में हाईलाइट कर देना चाहिए. जैसे एग्जामिनर ये कंक्लूजन देखेगा वो शायद आपकी कंडीशंस को ना पढ़े. प्रेजेंटेशन देखो, है ना? यस. अब ये हो गया पहला पॉइंट, लेकिन उन्होंने लिखा था हर टोटल इनकम शुड बी कैलकुलेटेड. अब गाइस, अगर बंदी बन गई है R/NOR, तो मालूम है R/NOR को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, बराबर. तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, उसने सेकंड पैराग्राफ में 2 डिटेल्स दिया. उसे सैलरी कमाई दुबई में, बट ये तो फॉरेन इनकम है,
जो आर बट एनओआर को टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन उसको गिफ्ट मिले इंडिया में 21 लाख। अब अदर सोर्स का अगर आपको गिफ्ट का रूल याद है तो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स कैश अबव 50,000 इज फुली टैक्सेबल। तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये है इंडियन इनकम, ये आर बट एनओआर को टैक्सेबल होता है। तो अब ये एक ही ट्रांजेक्शन था तो मैंने इसको नोट करके लिख दिया। हर टोटल इनकम विल बी 20 लाख रिसीव्ड कैश गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड्स। टेबल फॉर्म में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वन लाइनर था, और लिटरली मैंने नीचे नोट लिखा है कि सैलरी इनकम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ग्रॉस सैलरी ऑफ ₹9 लाख शी अर्न इन दुबई is a foreign income, not taxable to R but NOR, hence ignored. इतना लिख के आओगे तो 5 मार्क्स। बहुत गजब का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जून 2024। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही चाहिए सेक्शन 61A, है ना। नाउ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिसंबर 2024 का क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ, बराबर। मैंने इसको करंट एग्जाम के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। जैक्सन, अ यूएस नेशनल, came to India for the first time 11 July 2024 for a business in India. Before this he never traveled in India, मतलब वो इंडिया में पहली बार आया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। He declared foreign income during the previous year 31st March 2025, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएस, ये इंडियन इनकम है, बराबर। इट इज एन इंडियन इनकम। टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम अ, क्योंकि सर क्यों? क्योंकि सोर्स इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया है। अरे एसेट इंडिया में ना, तो प्लेस ऑफ एसेट हो गया कि नहीं, इंडियन इनकम। टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इन यूएस फॉर एडवाइस गिवन बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन चाइना। टेक्निकल फीस के लिए अक्रूड क्या होता है? सोर्स, बिजनेस पर्पस है ना, तो प्लेस ऑफ बिजनेस आपने यूएस में दी है, कंपनी इंडियन है, दैट डजंट मैटर, आपका सर्विस यूएस में यूज हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस देखेंगे, बराबर। नाउ तो ये अक्रूड इन इंडिया तो नहीं हुआ, पैसों के बारे में कुछ नहीं मिला, मतलब आपको यूएस में मिले हैं, ये फॉरेन इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएस रिसीव्ड इन यूएस बट बिजनेस इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये फॉरेन इनकम है लेकिन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, बराबर। नाउ पास अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, ये इग्नोर होगा, मैंने आपको नोट बताया। नाउ रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएस डिपॉजिट इन अ ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन यूएस, आपने रेंट इनकम यूएस में कमाई, मतलब प्लेस ऑफ एसेट यूएस में है, अक्रूड इन इंडिया नहीं है, और पैसे भी यूएस में लेकर वहां के इंडियन ब्रांच में डिपॉजिट किए। तो गाइस फर्स्ट रिसिप्ट तो यूएस में हुआ ना, यस। सो बट इंडियन बैंक है, बैंक मैटर नहीं करता, बैंक अकाउंट मैटर करता है, तो ये फॉरेन इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी इन आईसीआईसीआई बैंक इन इंडिया, आपने एफडी का इंटरेस्ट कमाया, सोर्स कहां है? बैंक अकाउंट इंडिया में ही है ना, इन इंडिया, तो इट्स अ इंडियन इनकम। अब लिसन, क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जैक्सन्स टैक्सेबल इनकम इन इंडिया फॉर असेसमेंट हियर। अब यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बोला, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस के बिना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी इनकम टैक्सेबल करूं, कौन सी इनकम नॉट टैक्सेबल। तो इनडायरेक्टली उन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस भी पूछ लिया, तो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम दोनों मिक्स। अरे अग्री? तो आ जाओ, देखो इसको मैंने कैसे प्रेजेंट किया है ना। सबसे पहला स्टेप 1, क्या ये बंदा एक्सेप्शन है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है। हाँ, केम टू इंडिया लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस, विजिट भी नहीं है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। तो देखो मैंने ये कंडीशन बेसिक वाली लिख दी, एडिशनल कंडीशन तब लिखूंगा जब मुझे जरूरत होगी। 1 day 60 days plus 365 days, ओके, यस। नाउ वो इंडिया कब आया? 11 जुलाई 2024 को। स्टेप 2, मेरे को स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करना है, तो देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया है। 1 जुलाई 24 को वो इंडिया में आया, तो जुलाई के बाद वो इंडिया से था 11 जुलाई, तो 21, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28 एंड 31 डेज। ये टोटल करोगे तो आपको 264 डेज आ जाएंगे। तो अब मैं तुरंत कंडीशन चेक करूंगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 1 डे से ज्यादा इंडिया में रहा, तो सेकंड कंडीशन की मुझे जरूरत नहीं, तो बंदा डिक्लेयर्ड रेसिडेंट। अब मैं एडिशनल कंडीशन चेक करूंगा,
तो एडिशनल कंडीशन भी मैं लिखूंगा 6 लेकिन 0 days 0 times, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, तो लास्ट 7 years वो इंडिया में, अरे वो पहली बार इंडिया में करंट ईयर में आया है, बराबर। तो नॉट सेटिस्फाइड, तो ही डिक्लेयर आर बट NOR, बराबर। तो देखो मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा है। मिस्टर जैक्सन सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) बट फेल टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(6). तो मिस्टर जैक्सन इज डिक्लेयर्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हाईलाइट कर दीजिए, बराबर। अरे हाँ की ना, यस। तो अब स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, अब इसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो गाइज आपको एक चीज बताऊं, आर बट NOR को इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल होती है। तो लॉजिकली ये टैक्सेबल थर्ड वाला और 6th, सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आपको सिर्फ ये 3 इनकम लिखनी है। तो देखो मैंने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, सिर्फ फर्स्ट, थर्ड एंड 6th, टोटल इनकम इज 8,40,000 और एक नोट लिखा है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया शुड बी इग्नोर्ड। बाकी के ट्रांजैक्शन लिखे लेकिन डैश कर दिए। प्रेजेंटेशन देखो गाइस, दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आप लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस रिवाइज करवाया और लिटरली एग्जाम के क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर न्यू टॉपिक के साथ सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। बाय, थैंक यू।